नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात तेरा इतिहास मेरा इतिहास, यानी एक ही इतिहास को देखने के दो अलग अलग चश्मे की। लाल किले पर होने वाले लाइट शो में पहले कुछ और इतिहास दर्शाया जाता था, अब नया लाइट शो शुरू हुआ तो इतिहास के चैप्टर में बदलाव कर दिया गया। पहले लाइट शो में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू वाला चैप्टर प्रमुख था, लेकिन अब दोनों चैप्टर को काट छाट कर छोटा कर दिया गया है। सवाल है कि इतिहास के दो बड़े नायकों पर कैंची क्या चली है, और अगर चली है तो क्यों चलाई गई है। आखिर लाल किले के लाइट शो पर महात्मा गांधी और नेहरू के कुछ पन्नों को सेंसर क्यों किया गया। विशाल हूं, अपार हूं, सुनी कहानियों का जागीरदार नहीं, मैं खुद कहानीकार हूं। मैं वक्त हूं। लाइट एंड म्यूजिक शो में लाल किले के इतिहास का जो चैप्टर सुनाया और दिखाया गया, उसी चैप्टर को लेकर नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार इतिहास के महानायकों को मिटाने पर तुली। दरअसल लंबे अरसे से लाल किले के इतिहास को लाइट एंड म्यूजिक शो के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले लाइट एंड म्यूजिक शो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान का विस्तृत वर्णन था, लेकिन नए शो में महात्मा गांधी और नेहरू के कुछ सीन पर कैंची चला दी गई है। सरल शब्दों में समझे तो इतिहास के पर्दे से दो महानायकों के दृश्यों को कम कर दिया गया। इस लाल किले पर महात्मा गांधी के सीन पर कैंची क्यों चली, लाल किले के इतिहास से नेहरू के खास चैप्टर पर कट क्यों लगा, तुषार गांधी ने संपूर्ण व्याख्या की। उसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि रेड फोर्ट पे, लाल किला पे जो अब साउंड एंड लाइट शो वापस शुरू किया गया है, उसमें से पंडित नेहरू का जिक्र हटा दिया गया है और बापू का भी जो पहले के शो में जिस तरीके से जिक्र हुआ करता था उसको कम करके अब सिर्फ महज एक तस्वीर के स्वरूप में उनको दिखाया जाता है। पंडित नेहरू से इस सरकार को, इस राष्ट्रीय सरकार को परहेज है, उसमें कोई छुपी बात नहीं है, और वो उनका जो कार्य है उसे कम करने की कोशिश करे, उसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और बापू के साथ भी उनके रवैये पे ताज्जुब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो नीति है वो उसमें तो स्पष्ट है कि वो बापू की छवि जितनी धुंधली कर सके उतनी करने की कोशिश वो करते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी नीति ये रही है कि परदेश में गांधी गांधी और देश में नथुराम नथुराम। तो हमें इन चीजों से ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर। आरोप यही है कि मोदी सरकार विदेश में गांधी गांधी करती है, लेकिन देश में तो गोट से ही करती है। लाल किले के लाइट शो से महात्मा गांधी और नेहरू के सीन पर कैंची चली तो कांग्रेस का बड़ा रिएक्शन आया। लोग माफ नहीं करेंगे। जो आजादी के लिए उनकी देन है, जो देश के लिए उनकी देन है, अगर उनका नाम मिटाएंगे तो इनका नाम मिट जाएगा। आपको बता दें कि 5 साल पहले लाइट शो को बंद कर दिया गया था और अब काट छांट के साथ दोबारा शुरू हुआ। 10 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। शाह ने तब क्या कहा था, सुनिए। पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कई नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कार्यक्रम की श्रृंखला से युवाओं को परिचय हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्लाह, आजादी की लड़ाई के हर नायक को देश आज तक याद करता है। आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। सवाल यह है कि क्या गुमनाम नायकों के बहाने
नेहरू के इतिहास को निशाना बनाया जा रहा है। काट छांट को टाइमलाइन पर रखकर देखें तो सब कुछ सुनियोजित लगता है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये बात दोहरा चुकी है कि इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है, यानी तेरा इतिहास और मेरा इतिहास। तो क्या यही वजह है कि लाल किले के लाइट शो से महात्मा और नेहरू के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया? पहले के शो में महात्मा गांधी को नई ज्वाला बताया गया था, जबकि नए शो में बापू का नाम दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुमार किया गया है। पहले के शो में जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई को आईएनए का वकील बताया गया था, जबकि नए शो में वो जानकारी हटा दी गई। वही भारत की जब हमने एएसआई के डायरेक्टर से काट छांट की वजह पूछी तो सुनिए उनका जवाब। अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी। समय की एक सीमा है, 1 घंटे का लाइट एंड साउंड शो होता है और सभी घटनाओं को, चूंकि लाल किला हमारी एक आज़ादी का प्रतीक है और लोगों की आस्था उसमें जुड़ी हुई है, तो किसी भी पक्ष को जो है हम इसमें ओमिट नहीं कर सकते, तो हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा लिया गया है। आजादी का तिरंगा एएसआई की दलील अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि जय हिंद लाइट शो को लेकर उठा विवाद इतिहासकारों और राजनीतिक पार्टियों के बीच खींचतान का नया चैप्टर है। इसमें काट छांट के पीछे 2 बड़ी वजह है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि नेताजी को इतिहास में कांग्रेस की वजह से सही स्थान नहीं मिला। पंडित नेहरू के चलते नेताजी के योगदान को कम करके आंका गया है। अब सवाल है कि अगर नेहरू और नेताजी के बीच मतभेद थे तो आजाद हिंद फौज का केस नेहरू क्यों लड़ते? मतलब ये नेहरू और नेताजी के बीच मनभेद और मतभेद वाले नैरेटिव में लाल किले में दिखाया जा रहा सीन एक रोड़ा था। मुमकिन है इसी के चलते सीन पर कैची चला दी गई। राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी पर आइए बातचीत करते हैं। आपने तुषार गांधी ने जो तमाम आरोप लगाए हैं उन सब पर उनकी बात सुनी है। तुषार गांधी जी परपौत्र महात्मा गांधी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एएसआई का ये कहना है सर कि नेहरू गांधी का किरदार खत्म नहीं किया है, वक्त की कमी से उसे सीमित किया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? ये एएसआई का तर्क है। ये बहानेबाजी है सारी। हम सब जानते हैं कि आज की जो सरकार है उनको पंडित नेहरू से कितनी परहेज है और उनके राज्यकाल में लाल किले के साउंड नाइट शो में से पंडित नेहरू को गायब कर दे, उसमें ताज्जुब की बात नहीं है। एएसआई को हमने सराहना चाहिए कि बहाने ढूंढना उन्होंने पुरातत्व से ज्यादा अच्छी तरह से सीख लिया। लेकिन ये बताइए कि मकसद क्या है? अगर आपका आरोप सही है तो मकसद क्या है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? मकसद क्या देखते हैं? क्योंकि जाहिर है कि उनको बहुत ही भयानक एलर्जी है नेहरू नाम से, और वो ये ऐसा करे उसमें हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये जो तुषार जी आपका एलर्जी वाला आरोप है, उसमें आपने कहा है कि विदेश में तो गांधी गांधी करते हैं, देश में गोडसे गोडसे करते हैं। इस पर बीजेपी का तर्क ये है कि स्वच्छ भारत मिशन तो देश में चल रहा है, उसके मैस्कट, उसके सिंबल गांधी जी ही हैं। फिर ये आरोप कैसे? देश के अंदर तो गांधी गांधी हो रहा है। वो उन्होंने बगैर लेंस वाले चश्मे की फ्रेम लगा दिए ताकि जो सच्चाई है वो दिखे नहीं और सिर्फ एक रेखा चित्र उभर के आए। बापू को उन्होंने एक सिर्फ रेखा चित्र के स्वरूप में ही रखा है और उनके सिद्धांतों की बात वो नहीं करे। और अगर बापू की ही बात स्वच्छता की करे तो बापू ने ये कहा था कि पहले आंतरिक शुद्धि और स्वच्छता की जरूरत है, उसके बाद पर्यावरण और परिसर की स्वच्छता करना चाहिए। अपने मकसद और अपने तरीकों की शुद्धि के ऊपर बापू ने ज्यादा जोर दिया था, उसके बाद बाहरी स्वच्छता की करे। और आज स्वच्छ भारत का एक ही उपयोग आप देख सकते हैं कि वीआईपीओ को जब कोई फोटो ऑप करना है तो सफाई मिशन का नाटक करते हैं।
धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आपका पक्ष है, लेकिन इसी पर बीजेपी का ये साफ कहना है, उनका ये कहना है कि हम महात्मा गांधी के ही मूल्यों को आगे ले जा रहे हैं जब हम स्वच्छ भारत की बात बार बार कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कंजावला केस में। अंजलि के मामले में दिल्ली जो गृह मंत्रालय है उसने कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने घटना के वक्त जो पीसीआर वैन वहां पर मौजूद थी उसमें मौजूद पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। ये जानकारी मिली कि वहां पर पीसीआर वैन मौजूद थी। उस पीसीआर वैन में जितने भी पुलिस वाले थे उन सबको निलंबित कर दिया गया है। उचित जवाब नहीं देने पर डीसीपी पर भी होगी कार्रवाई, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। अगर आपको याद हो, गृह मंत्रालय ने सीधा दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट मांगी थी और ये रिपोर्ट मिलने के बाद से ये कदम उठाया गया है जिसमें पीसीआर वैन के लोग सस्पेंड। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें जल्दी से। ये खबर है दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट में बॉम्ब की खबर, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी ऐसी आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट विमान की तलाशी इस वक्त ली जा रही है क्योंकि बॉम्ब स्केयर हुआ है। कुछ भी संदिग्ध अभी तक नहीं मिला है तलाशी में। दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ की टीम दोनों ही अलर्ट पर है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। अब आपको दिखाते हैं जो लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, उस पर आपने खबर देखी और उसके बाद से देखा कि कैसे कंजावला केस हो या फिर अब ये बॉम्ब स्केयर, पुलिस उस पर मुस्तैद है। लेकिन अब बात उत्तराखंड के जोशीमठ शहर की, वो शहर जो इस वक्त तबाही की गवाही दे रहा है। हम आपको बता दें कि जोशीमठ में उन 2 होटल्स को गिराने का काम शुरू भी कर दिया गया है जो दरार आने के बाद झुक गए थे, एक दूसरे से सट गए थे। पहले 7 मंजिला होटल मलारी इन को गिराया जा रहा है, उसके बाद 5 मंजिला माउंट व्यू की बारी आएगी। इनके आसपास के मकानों को खाली करवाकर होटल को गिराने का काम शुरू हुआ है। आइए देखते हैं कैसे मलारी इनको ढाया जा रहा है। वापस जाओ, एनटीपीसी वापस जाओ। आप लोग इस जगह को छोड़ दें। हर घंटे जोशीमठ में बढ़ती तबाही की दरारों के बीच एसडीआरएफ की टीम होटल मलारी इन और माउंट व्यू पर एक्शन शुरू करती है। यानी इन दोनों होटलों के वजूद को मिटाने का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले गुरुवार की शाम एसडीआरएफ की टीम होटल मलारी को अपने कब्जे में लेती है। पुलिस आसपास के सारे रास्तों को बंद कर देती है। होटल के पास बैठे प्रदर्शनकारियों को भी हटा दिया जाता है। हम आपको बता दें कि होटल मलारी इन पूरी तरह से पीछे की ओर झुक गया है। जी दे दी आपने अनुमति डिमोलिशन की? कोई देखिए, हमने अनुमति कोई नहीं दी, लेकिन मेरी मजबूरी। क्या कर रहे हैं? आइए आपको सबसे पहले होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू की ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं। इससे आपको साफ साफ समझ में आएगा कि जोशीमठ में प्रलय की आहट देने वाली दरारों के बीच इन होटलों को हटाना या फिर कहे गिराना क्यों जरूरी है। ये देखिए कैसे होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू दरकने के बाद एक दूसरे से सट गए, यानी झुक गए। लाल वाली बिल्डिंग होटल मलारी इन की है और हरी वाली बिल्डिंग होटल माउंट व्यू की है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों होटलों के पीछे ढलान और नीचे की तरफ मकान बने हुए हैं। ये दोनों होटल ऊंचाई पर बने और नीचे की तरफ मकान ही मकान बने, इसीलिए इन दोनों होटलों को गिराया जा रहा है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो। इन दोनों होटलों में दरारें पड़ चुकी हैं। खुदा न खास्ता अगर ये गिर गए तो बहुत सारे घरों को ले मरेंगे। ग्राउंड जीरो पर पहुंची टीमें मुआयना करने के बाद पहले होटल मलारी इन को तोड़ने का फैसला करती हैं, क्योंकि ये होटल झुका हुआ भी है, ऊंचा भी और इसमें दरारें भी ज्यादा आ चुकी हैं। अब ये देखिए कैसे होटल मलारी इन को ढहाने का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले होटल के आसपास बैरिकेडिंग की जाती है, फिर आसपास टायर डाले जाते हैं ताकि ऊपर से मलबा गिरे तो कोई कंपन न हो, क्योंकि जोशीमठ में सबसे ज्यादा जरूरी कंपन को रोकना है।
तो इन दोनों होटलों की और इन इमारतों को तोड़ने की प्रक्रिया 3 दिन पहले ही शुरू हो जानी थी, लेकिन जो होटल के मालिक थे वो अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। बात अटकी मुआवजे पर कि आप होटल तोड़ देंगे, हम जाएंगे कहाँ, मुआवजा कहाँ मिलेगा। लेकिन उसके बाद प्रशासन से बातचीत हुई, बातचीत में लोगों को समझाया गया और उसके साथ ही मलारी इनमें लगभग आज ही सुबह ऐसी दरारें पड़ने लगी, दीवार अलग से ऐसी होने लगी, ये समझ में आया कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। और उसी के बाद जाकर के प्रशासन ने कोई ये कार्रवाई करनी पड़ी, लोगों को वहां से हटाना पड़ा, वहां के मालिक छोड़ करके गए। जोशीमठ में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां 2 मंजिला से ऊपर अधिक निर्माण की अनुमति नहीं है, वहां 6-7 मंजिला होटल कैसे बन जाते हैं? नियमों की कमी और साथ ही प्रशासन की अनदेखी, ये एक सबसे बड़ी वजह रही है, जिसके चलते आप पूरे पहाड़ में देखेंगे अगर जोशीमठ में कि एक के बाद एक कई सारी इमारतें बनी हैं, होटल बने हैं, घर बने हैं। और आज जो तस्वीर है आप देखिए कि कैसे एक इमारत आसपास के पूरे इलाके के लिए खतरा बन गई। वैसे तो 730 इमारतों को मार्क किया गया कि खतरे की जद में है, लेकिन सबसे पहले उन्हें तोड़ने की जरूरत पड़ी है वो 2 होटल जहां पर इस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कार्रवाई चल रही है। होटल मलारी इन 7 मंजिला, 5 मंजिला जमीन से ऊपर, 2 मंजिला जमीन के नीचे। होटल माउंट व्यू 6 मंजिला, जबकि जोशीमठ में 2 मंजिल से ज्यादा इमारत बनाने की अनुमति नहीं है। जोशीमठ किस तरह से तबाही के पहाड़ पर टिका है, इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करते हैं। दूसरी तरफ होटलों को गिराने का काम शुरू होता है। होटल मलारी इन को डिसमेंटल करने के लिए एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की जाती है। इलेक्ट्रिकल केबल हटाई जाती है। पोल्स की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जाते हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी वहां मौजूद रहती हैं। आर्मी और आपदा प्रबंधन के हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर रखा जाता है। होटल मलारी इन के आसपास से सारा कीमती सामान हटाया जाता है। होटल के जनरेटर को क्रेन के जरिए वहां से निकाला जाता है। मलारी होटल या इसके आगे माउंट व्यू हो, इसको तोड़ना अपने आप में बड़ी मुश्किल है और इसीलिए आप ये समझिए कि डिमोलिशन की जगह यहाँ पर डिसमेंटलिंग का काम चल रहा है। छतों पर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, तो सबसे पहले जो पाइप उससे जुड़े हुए थे उनको काटा गया और उसके साथ ही जो गैस कटर, उसके साथ वहां लोहे का जो भी सेटअप था उन सबको अलग किया गया। और अब एक एक करके आप समझिए कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये 7 मंजिला इमारत और खासकर जमीन के ऊपर जो 1, 2, 3, 4, 5 मंजिल हैं, इनको डिसमेंटल करने की लगातार जो कोशिश होगी वो कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ेगी। एक एक करके आप देख रहे हैं, सबसे पहले पानी की टंकियों को हटाया जा रहा है, फिर जो ऊपर की छत है उसका हिस्सा हटाया जाएगा, उसके साथ वहां पर जो लोहे का स्ट्रक्चर है जिस पर ये छत टिकी है उसको हटाया जाएगा। और ये कुल मिला करके एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत भारी हथौड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ड्रिल हैमर का इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो बुलडोजर का इस्तेमाल करना है। एक ढांचे को डिसमेंटल करना, तिनके के समान एक एक चीजों को हटाना, और उसके बाद कितना बड़ा मैन पावर लगा इससे आप समझ सकते हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोशीमठ को बचाने के लिए किस स्तर की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि जोशीमठ आपदा अधिनियम 2005 की धारा 34T के तहत होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को आम जनता की सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे और मंगलवार को ये होटल गिराए जाने थे। लेकिन होटल मालिकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि उनके होटलों का मूल्यांकन नहीं किया गया है और न ही कोई नोटिस दिया गया। जोशीमठ में दरार वाले मकानों की संख्या 750 के पार पहुंच गई है, जिनमें से जो खतरनाक स्थिति में उन पर लाल निशान लगा दिए गए। अब लाल निशान वाले मकानों को भी ढहाया जाएगा। अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, जोशीमठ, आज तक। आपने देखा जोशीमठ में कैसे होटलों के ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है, लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा डर है। अब जैसे कि बर्फबारी और बारिश वहां पर शुरू हो गई है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, दर्द भी है, लेकिन सीएम धामी कह रहे हैं कि ये सामान्य है। जोशीमठ अपनी जगह से सालाना 2.5 इंच खिसक रहा है। घर ढह रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। अब तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। 131 परिवारों को अब तक खतरे वाले इलाकों से निकाला गया है। बिगड़ते मौसम के बीच जोशीमठ में डर और गहराने लगता है।
ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन इलाकों का जायजा लिया जहां दरारें ज्यादा चौड़ी हो चुकी हैं, लेकिन सीएम के खिलाफ लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। हमारा घर बिल्कुल हम क्षतिग्रस्त हो गए, हमारा कुछ भी नहीं बच रखा। गाय हमारी सुरापुर की 7 बजे से यहाँ पे है। नाम है आपका? जया देवी। सुनील गांव में रहती, मैं वार्ड 7 में रहती। हम सुबह 7 बजे से यहाँ पे है। मुख्यमंत्री को क्या कहना हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम बोले समस्या थी, हमारी छोटी सी समस्या थी, थोड़ा हमारा ध्यान दो। बस 2 मिनट बात करनी थी। हम 7 बजे से रुके थे, हम रोड पे धाने पे बैठे थे, पुलिस वालों ने हमको रास्ता लगा के रखा। 2 से पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वालों को भी 2 धाने तो है, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल बर्बाद हो रखा। हम फुटपाथ पे आ रखे। आप लोग 7 बजे सुबह से इंतजार कर रहे हैं? नाश्ता पानी सुबह से खड़े हैं यहाँ पर। लोग अपने दरकते घरों को देखकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सीएम पुष्कर धामी कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति सामान्य है। ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि जैसे जोशीमठ खत्म हो रहा है, यहाँ बस 25% घरों में ही दरारें हैं। ये जो पूरा एक एटमॉस्फेयर इस प्रकार का हो रहा था कि पूरा ही जोशीमठ डूब गया है, पूरा खत्म हो गया है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आज भी 70% करीब यहाँ की सारी दुकानें खुली हैं, सामान्य कारोबार चल रहा है और ओली में कम से कम 2000 के लगभग बाहर से आए हुए पर्यटक रुके हुए हैं और अभी 4 महीने बाद हमारी यहाँ की यात्रा भी 4 धाम शुरू होने वाली है। तो ये आपदा हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष आती है। अब ये आपदा आई है, इसमें कठिनाई हुई है, इसमें से भी पार पाएंगे। और सवाल यह है कि जब सब कुछ सामान्य है तो फिर इतना हाहाकार क्यों मचा है? जोशीमठ के हालात पर केंद्र सरकार को भी एक्शन में आना पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि वो भी जोशीमठ पर नजर बनाए हुए हैं। जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। उत्तराखंड में इस वक्त घर घर सर्वे चल रहा है। दरकते मकानों पर रेड निशान लगाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी की टीमें जांच में जुटी है। एक तरफ जोशीमठ में मौसम खराब हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रभावित परिवारों का पलायन की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जोशीमठ के मनोहर बाग में इस वक्त लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना सामान, जितना भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, बेड है, जो उन्होंने सालों में इकट्ठा किया था, वो सब कुछ पैक करके रिलीफ कैंप्स की तरफ जितनी जल्दी हो पाए वो शिफ्ट हो जाए। कल तक जोशीमठ में लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि की पुख्ता इंतजाम ना होने की बात कही जा रही थी और ना ही सहायता राशि का अनाउंसमेंट हुआ था, ये लोगों का कहना था। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात 1.5 लाख रुपए सहायता राशि की बात की है, एक्स-ग्रेशिया अमाउंट की, और इसके बाद ये भी आश्वासन दिया है कि सबको कंपनसेशन दिया जाएगा और रिसेटलमेंट भी होगा। एक तो दरकता जोशीमठ, ऊपर से बदलता मौसम जोशीमठ को अब और डरा रहा है। अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। आपने जोशीमठ में लोगों की परेशानियों वाली रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों दिल्ली में परेशान दिख रही है? वो इसलिए क्योंकि 163 करोड़ की वसूली का नोटिस आ गया है। वो इसलिए कि प्रचार किया है तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन इस पर क्या है आम आदमी पार्टी का स्टैंड, देखिए इस रिपोर्ट में। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग का नया दौर शुरू हो गया। अब की बार जुबानी जंग की वजह है 163 करोड़ की वसूली वाला नोटिस। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी। 163 करोड़ रुपए की वसूली।
आपने सुना होगा आज मनीष सिसोदिया जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि किसी अधिकारी पे दबाव डाल के उससे चिट्ठी लिखाई गई। मनीष सिसोदिया जी, आप डिप्टी सीएम हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी आदेश निकलता है तो किसी न किसी अधिकारी के साइन से ही निकलता है। यह हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है। लेकिन आपको लगता है कि हम उस व्यक्ति पर अटैक करें जिसने साइन किया। सही सुना। सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने केजरीवाल को 163 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। मामला टैक्स पेयर के पैसे पर आम आदमी पार्टी को चमकाने वाले प्रचार का है। आम आदमी पार्टी को रकम जमा कराने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी गई है। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वास जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है। यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे। कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आम आदमी पार्टी की नीति। मेरी तीनों पंक्तियों में 3 कहानियां हैं और वो लूट की हैं। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी सरकारी पैसे के जरिए पार्टी के विज्ञापन पर घिर गई है। बताया जा रहा है कि वसूली के नोटिस के पीछे है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी का ऑर्डर। दरअसल विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सरकारी विज्ञापनों में गाइडलाइन का उल्लंघन पाया है और कमेटी ने ही वसूली का ऑर्डर जारी किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देती ही नजर आ रही है। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। तो विज्ञापन घोटाले के 163 करोड़ की रिकवरी का मामला है। सिंपल सी बात है कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को भेजे गए नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी ने डीआईपी की सचिव को खत लिखा है। खत में पूछा है कि आखिर वो कौन कौन से विज्ञापन हैं जिनको लेकर आपत्तियां हैं। मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो। ऐसा लगता है कि एक समय नादिर शाह ने लूटा था दिल्ली को और एक बार आम आदमी पार्टी अपने भ्रमजाल से सत्ता में बैठकर दिल्ली के खजाने को लूट रही है। वसूली के नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर है तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से हिसाब मांग रही है। पार्टी जो है बदलाव के नारे के साथ ही आरोप लगाते थे दूसरे राजनीतिक दलों पर कि करोड़ों रुपया करदाताओं का विज्ञापनों पे खर्च हो रहा है। हम ऐसा सत्ता में आएंगे तो करेंगे ही नहीं। सच्चाई क्या है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के करदाताओं का टैक्स पेयर का पैसा, जो जहरीली हवा, जहरीले पानी पर, यमुना का, उस सब विकास पे लगना था, उस विकास के करदाता के पैसे को अपने राजनीतिक प्रचार और प्रसार में दूसरे राज्यों में, चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात हो, वहां पर उस पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे को लगाया। बीजेपी से विज्ञापन घोटाला बता रही है तो कांग्रेस टैक्स पेयर के पैसे की लूट। अब सवाल यही है कि क्या केजरीवाल सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले विज्ञापनों पर खर्च किया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।